नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में और उस उथल-पुथल के बारे में जिसने सबको चौंका दिया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को कुछ ही दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये कहानी किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की शुरुआत हुई एक चौंकाने वाले इस्तीफे से, एक ऐसा इस्तीफा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, मार्च 2026 में हुआ क्या। 18 मार्च को चेयरमैन इस्तीफा देते हैं और उसके ठीक अगले दिन 19 मार्च को बैंक का स्टॉक बुरी तरह क्रैश हो जाता है। और ये गिरावट रुकी नहीं। देखते ही देखते स्टॉक 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मतलब एक इस्तीफे ने मानो एक फाइनेंशियल भूचाल ला दिया था। और इस्तीफे की वजह वो और भी ज्यादा रहस्यमयी थी। वजह बताई गई, मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। बस सिर्फ ये कुछ शब्द। अब इन शब्दों ने तो मार्केट में जैसे आग ही लगा दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका असली मतलब क्या है, और इसी कंफ्यूजन ने डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। और असर देखिए, एक ही दिन में बैंक का स्टॉक 8.7% नीचे। एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो जब वो गिरा तो अपने साथ पूरे के पूरे बाजार को नीचे ले गया। ये एक फाइनेंशियल सुनामी जैसा था जिसका एपिसेंटर था सिर्फ एक इस्तीफा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद कहानी बदल दी गई। पहले कहा नैतिकता, अब कहा जा रहा था वैचारिक मतभेद। इस बदलते बयान ने तो इन्वेस्टर्स के भरोसे की नींव ही हिला दी। भाई आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, सच क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलिए अब इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं, क्योंकि ये जो इस्तीफा था ना, ये तो बस सतह पर दिख रहा था। असली समस्या तो बैंक के अंदर बहुत पहले से पनप रही थी। इस घोटाले को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, AT1 बॉन्ड्स। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए इस पूरी कहानी को समझने की चाबी यही है। देखिए, नॉर्मल बॉन्ड्स को आप एक कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट की तरह समझ सकते हैं, सुरक्षित, गारंटीड। वहीं AT1 बॉन्ड्स ये एक वेटिंग लिस्ट टिकट की तरह हैं। वादा तो है कि शायद सीट मिल जाएगी और फायदा भी ज्यादा होगा, पर कोई गारंटी नहीं है। बैंकों के लिए ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि अगर बैंक मुश्किल में फंस जाए तो वो इन बॉन्ड्स की वैल्यू को जी हां जीरो कर सकता है और उन्हें पैसे लौटाने की कोई कानूनी मजबूरी भी नहीं होगी। मतलब ये एक बहुत हाई रिस्क वाला दाव है। अब आरोप ये लगा कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों ने अपने एनआरआई ग्राहकों को इन्हीं रिस्की AT1 बॉन्ड्स को एकदम सेफ और हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट बताकर बेच दिया। सोचिए, उन्हें मनाया गया कि वो अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी चीज में लगा दें जो कभी भी जीरो हो सकती थी, और उन्हें इसका असली रिस्क बताया ही नहीं गया। इसका इंसानी पहलू देखिए। राजेश नाम के एक एनआरआई ने ये सोचकर कि उनका पैसा सुरक्षित है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और फिर जब क्रेडिट स्विस डूबा तो रातों रात उनका वो 1 करोड़ जीरो हो गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का टूटना था, सपनों का टूटना था। लेकिन रुकिए, ये AT1 बॉन्ड्स का मामला तो समस्या का सिर्फ एक हिस्सा था। अब आते हैं दूसरी और शायद इससे भी बड़ी चुनौती पर। यह सिरदर्द पैदा हुआ था 2023 के मेगा मर्जर से। देखिए, हुआ ये कि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड की एक बहुत बड़ी लोन बुक तो मिल गई, लेकिन उन लोन्स को फंड करने के लिए सस्ते डिपॉजिट्स, मतलब कैसा डिपॉजिट्स, नहीं मिले। तो नतीजा क्या हुआ? बैंक को महंगे फिक्स डिपॉजिट्स का सहारा लेना पड़ा। अब जब लागत बढ़ेगी तो मुनाफा तो घटेगा ही, और इसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो सिकुड़ने लगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, असल आंकड़े देखिए। मर्जर के बाद बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% से गिरकर सीधा 3% पर आ गया। ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि एचडीएफसी बैंक अपने सबसे बड़े कंपेटिटर्स जैसे कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक से भी पीछे हो गया। और एक और दिक्कत थी, एक छिपी हुई लागत, CRR और SLR। आसान भाषा में कहें तो ये RBI के नियम हैं, एक तरह का रेगुलेटरी बोझ। एचडीएफसी लिमिटेड जो एक NBFC था, उस पर ये नियम लागू नहीं होते थे, लेकिन अब मर्जर के बाद पूरे बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा, करीब 21% RBI के पास ब्लॉक करके रखना पड़ता है।
इसका मतलब सीधा सा है, बैंक के पास जमा हर 100 रुपए में से करीब 21 रुपए अब एक ऐसी तिजोरी में बंद है जिसे वो छू नहीं सकता। ये वो पैसा है जिससे लोन पर देकर हजारों करोड़ कमाए जा सकते थे, लेकिन अब ये पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है, जिससे बैंक के मुनाफे पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। तो अब तक हमने 2 बड़ी समस्याओं की बात की। अब पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सब चीजों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या बहुत सीधी है। बैंक के लोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उन लोन्स को देने के लिए जो डिपॉजिट चाहिए वो उतनी तेजी से नहीं आ रहे थे। ये एक बहुत ही खतरनाक इम्बैलेंस है। जरा इस चार्ट को देखिए। मर्जर के बाद बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी LDR 110% तक पहुंच गया था। मतलब बैंक ने अपने पास जमा पैसों से भी ज्यादा पैसा लोन में दे दिया था। ये RBI की सेफ लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा है और ये एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन का सिग्नल था। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो यहां 3 बड़ी समस्याएं एक साथ चल रही थीं। पहली, AT1 बॉन्ड घोटाले से खराब हुई इमेज। दूसरी, मर्जर के बाद मुनाफे पर जबरदस्त दबाव। और तीसरी, एक बहुत ही खतरनाक रूप से बिगड़ी हुई बैलेंस शीट। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं, क्योंकि असली संकट सिर्फ पैसों का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये जितने भी फाइनेंशियल मुद्दे हैं, नंबर हैं, इन सब का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास, ट्रस्ट। और यहां असली मुद्दा विश्वास का एक बहुत बड़ा संकट था। क्योंकि देखिए, बैंकिंग के बिजनेस में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। पैसा तो बाद में आता है, और जब किसी बैंक पर से लोगों का भरोसा उठने लगे तो ये कोई मामूली चुनौती नहीं होती, ये उसके अस्तित्व का संकट बन जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या भारत का सबसे भरोसेमंद माना जाने वाला बैंक HDFC बैंक अपना ये खिताब वापस जीत पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।